दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बात यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कैंसर लाइन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुल मिला के 8 राज्य हैं जहाँ से कैंसर लाइन यानी कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये राज्य हैं क्रमशः, एक तो आपका गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कितने तटीय और कितने स्थलबद्ध राज्यों से। तो यहाँ पर 2 तटीय राज्य हैं और 6 स्थलबद्ध हैं। तटीय राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो गया पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये 2 तटीय राज्यों के, बाकी सब यहाँ पर जो हैं वो स्थलबद्ध राज्य हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश दिया था। सामाजिक न्यायपीठ नाम से एक विशेष न्यायपीठ गठित करने का आदेश दिया गया था न्यायमूर्ति H.L. दत्तू के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बंदी जीवन नामक किताब को किसने लिखा है। आपके ऑप्शन में है रासबिहारी बोस, वीर सावरकर, अरोड़ा आसफ अली, सचिंद्र नाथ सान्याल। बताइए बंदी जीवन। तो दोस्तों ये किताब लिखी गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से 2 प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में नहीं सामने आई थी। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर आप लोग दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों, इसमें एक तो आपका मद्रास संयुक्त प्रांत जिसे अब यूपी आप कहते हैं, इसे आप यूपी समझिए, तो मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत यानी कि एमपी, ठीक है, इसके अलावा बिहार और ओडिशा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस ने बम्बई, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन पंजाब, बंगाल और सिंध में ये बहुमत से वंचित रह गई थी। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, पंजाब और सिंध, ठीक है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, पहला कथन है, जापानी कैंप में रह रहे भारतीय युद्धबंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की। दूसरा कथन है, झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई गई। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। इन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 के बीच राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन जो था उसको आयोजित किया था। फिलहाल इसका जो आंसर है उसको कर लेते हैं, कहानी आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि टोक्यो सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने जापान में रह रहे भारतीय सेना के अफसरों द्वारा भारत की मुक्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन के लिए विचार किया। इसी सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी जिनका नाम क्या था, मोहन सिंह, तो मोहन सिंह के दिमाग में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया। फिर ब्रिटिश भारतीय सेना के वे सिपाही जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, उन्हीं को लेकर मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कब किया था, तो 15 दिसंबर 1941 को गठन किया गया। किसका, आज़ाद हिंद फौज का। इसके बाद 7 जुलाई 1943, ये डेट भी याद रखना आप लोग, 7 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान
सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी एवं बोस INA के सर्वोच्च सेनापति घोषित किए गए। बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित किया था। आज़ाद हिंद फौज की 3 अन्य ब्रिगेड का नाम क्या था, आपको याद है? तो एक नाम था सुभाष ब्रिगेड, दूसरा था नेहरू ब्रिगेड और तीसरा था गांधी ब्रिगेड। आगे बढ़ते हैं। गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्नलिखित में कौन सी 2 नदियां बहती हैं? तो गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में कौन सी 2 नदियां बहती हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये नदियां हैं कृष्णा और तुंगभद्रा, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य बहती हैं। कौन सी नदी चीन, नेपाल और भारत में होकर बहती है? सुवर्ण रेखा, गोदावरी, कोसी या फिर गंगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोसी नदी। ये चीन, नेपाल और भारत में होकर बहती है। निम्नलिखित में दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है? और आपको मैं हिंट दे दूं तो ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भी है। इसका नाम है असम राइफल्स। इसे जो है होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, यानी कि दोनों के अंतर्गत ये आता है। तो आपको बता दें कि असम राइफल्स की जो स्थापना हुई थी ये 1835 में हुई थी। तब इसका जो नाम था वो क्या था? कछार लेवी। इसका नाम था कछार लेवी, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका काम क्या था? उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदल के असम राइफल्स किया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है और इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा, भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय है और इस प्रकार से इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। एक नाम और भी है, पर्वतीय लोगों का मित्र, ठीक है। तो असम राइफल्स जो है इस पर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, असम का नृजाति समुदाय यानी कि एथनिक कम्युनिटी कौन सा है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी यानी कि अहोम, ठीक है। तो अहोम साम्राज्य भारत के असम राज्य की ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग 600 वर्षों तक ये फलता फूलता रहा। और चाओलुंग सुकफा, क्या नाम था इनका? चाओलुंग सुकफा, ठीक है। तो ये अहोम का पहला राजा माना जाता है। तो ये असम से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस देश की क्रिकेट टीम का नाम स्योरान है? बताओ। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, ये 4 ऑप्शन है। तो किसका नाम स्योरान है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा फटाफट बताओ। आंसर इसका बनेगा डी यानी कि जिम्बाब्वे, ठीक है। डी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा यानी कि नोशन ऑफ काइनशिप निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित है? तो आपके ऑप्शन में 4 विकल्प हैं, इनको देखिए और इसका जो आंसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, देवताओं से उनका तादात्म्य। आपको पता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाणों ने एक ऐसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी जिसमें उत्तरी भारत के अधिकांश भाग के अतिरिक्त मध्य एशिया के कुछ प्रदेश भी शामिल थे। और कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कुजुल कडफिसस था। कुजुल कडफिसस, ये भी याद रखना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किसे थेरी के रूप में जाना जाता था? तो जो बौद्ध धर्म की वरिष्ठ साध्वी होती थी उनको कहा जाता था थेरी, विकल्प बी, ये याद रखना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों इनका नाम है हृदयनाथ कुंजरू यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसकी जो समाप्ति हुई वो सालबाई की संधि से हुई थी। यहाँ पर आपका विकल्प डी सही है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775
में बॉम्बे में ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरू हुआ था। सालबाई की संधि जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया। 17 मई 1982 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हस्ताक्षर हुए। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, तो विकल्प डी इसका करेक्ट है। ये देखिए अंतिम प्रश्न है, उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डचों को पराजित किया था। तो दोस्तों ये लड़ाई है कोलाचल का युद्ध, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही है। 10 अगस्त 1741 को त्रावणकोर डच युद्ध के दौरान त्रावणकोर साम्राज्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इसे नाम दिया गया था कोलाचल की लड़ाई। इस लड़ाई में राजा मारथंडा वर्मा, नाम था उनका मारथंडा वर्मा, तो उनकी सेना ने एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा मैं। प्रश्न है, बताइए, सरल सा प्रश्न है, 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो फटाफट इसका जो आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, प्रतिदिन ऐसे ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विज लेकर मैं आपके सामने आता हूं, तो इसको लगाते रहें एग्ज़ाम तक, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इससे आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।